लालू जी और नीतीश जी के जो जातीय जो इन्होंने सबको जो उसमें उलझा रखा है, उसके कारण जो बिहार हमारा पिछड़ गया है, उस चीज़ को तोड़ना होगा। उसके लिए हम सभी बिहार वासियों को, हमारे सभी परिवारजनों को इस चीज़ों को समझना होगा कि हम लोगों को आने वाले समय में विकास की राजनीति करनी है और विकास के राजनीति से ही हम लोग इस राज्य का विकास कर सकते हैं। उसी समाज जो कृष्ण के वंशज हैं, उन लोगों को लालू जी ने ठगने का काम किया है। जब वो चारा घोटाला में अंदर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी अनपढ़ जो उनकी धर्मपत्नी है आदरणीय राबड़ी देवी जी को, आदरणीय इसलिए चूँकि वो माँ समान है, बड़ी हैं, लेकिन उन्होंने बिहार की जनता के साथ धोखा करते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया। उस समय अगर वो बनाना ही था तो किसी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को उन्हीं के यादव समाज से देते। जब आगे बढ़े तो उन्होंने जब राज्यसभा भेजा तो अपनी बेटी को भेजा। जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उन्होंने अपने 9वीं फेल बेटे को दिया। फिर जब मंत्री बनाने के बात आई तो उन्होंने तेज प्रताप को दिया, जिसके जो क्रियाकलाप है वो सभी से जग जाहिर है। तो लालू जी कभी यादवों के भलाई के लिए काम ही नहीं किए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ही आरक्षण दिया है। तो ये यादव समाज जो है, जो कृष्ण के वंशज है, वो भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देख लीजिए, इसी भाजपा ने हमारे 3 जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो यादव समाज से रहे हैं और हम लोग के जो केंद्रीय मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी हैं वो यादव समाज से आते हैं। इससे पहले जो केंद्रीय मंत्री थे रामकृपाल जी यादव समाज से आते हैं। हमारे जो अभी सांसद है अशोक यादव जी, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी और दर्जनों एमएलए हैं। और मैं जिस जगह से, जो मेरा प्रखंड है परिहार, वहाँ से भी हम लोग की जो आदरणीय विधायिका हैं श्रीमती गायत्री देवी जी, वो यादव समाज से हैं और लगातार पिछले 3 टाइम से वो विधायक हैं। और उनसे पहले उनके पति भी विधायक रहे हैं आदरणीय राम नरेश जी, जो बड़े भाई हैं हमारे। तो इस भारतीय जनता पार्टी ने यादवों को हमेशा से मान सम्मान दिया है और ये यादव समाज को भी अभी रियलाइज़ हो रहा है लालटेन का युग कब का ख़त्म हो गया है और हमारा देश सब चांद पे चला गया है। हम लोग राफेल की बात करते हैं, हम लोग उद्योग की बात करते हैं, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। तो अब ये लालटेन के युग में ये सब संभव नहीं है, ये पुरानी बात है। और आने वाले समय में इसका परिणाम आप देखिएगा। 2025 में यही यादव समाज हम लोग को पूरी मजबूती से भाजपा के साथ खड़ा दिखेगा। अभी 14 तारीख को जो यदुवंशियों का बड़ा समागम हुआ था, वहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत ही क्लियर तौर पे बोला है सबको, पूरे बिहार वासियों को, कि कृष्णवंशी और रघुवंशी दोनों मिलकर के इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और पूरे बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि ये दुशासन रूपी, ये कंस रूपी, ये जो रावण रूपी जो ये मंडिया गठबंधन की जो अलायंस है, इसको हम लोग 2024 में इसका तहस नहस कर देंगे और मजबूती से केंद्र में सरकार बनेगी। और आने वाले समय में 2025 में ये बिहार के विकास के लिए हम लोग यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। और ये संकल्प हम सभी करोड़ों लोगों ने लिया है और बिहार के सभी परिवारजनों ने लिया है कि आने वाले समय में इस बिहार को हम लोग देश का नंबर 1 समृद्ध राज्य बनाएंगे, जहाँ पे दूसरे राज्यों के लोग गर्वान्वित महसूस करेंगे कि हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं और हमारे बिहार के लोग दूसरे राज्य में नहीं, अपने राज्य में बहुत ही इज्जत से यहाँ पे कार्य करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। और यही एक हम लोग का संकल्प है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है बिहार के विकास से, संबंधित है बिहार की राजनीति से और संबंधित है बिहार में उद्योग की संभावनाओं उस पर किए जा रहे कार्य से। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में कहें मौजूद हैं आशुतोष शंकर सिंह जी, युवा उद्योगपति हैं। एथेनॉल जो आप लोग अभी सुने होंगे, कई जगह पर प्लांट स्थापित हुआ है अपने बिहार में भी, तो ये पूरे देश स्तर पर इथेनॉल को लेकर जाने माना चेहरा है और इन्होंने जो कार्य किया है वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो आज इनसे जो बातें होगी, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ध्यान से सुनिए, समझिए और जिस कार्य को ये कर रहे हैं आप उस कार्य में सहयोगी सहभागी भी होकर भी समाज और देश का विकास कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके चैनल के माध्यम से
पूरे बिहार वासियों को सबसे पहले मैं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी माताओं बहनों को और जो छठ के व्रत रखते हैं उन सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप लोग बिहार के खुशहाली के लिए छठी मैया से प्रार्थना करें। हम सभी मिलके हम लोग का एक संकल्प होना चाहिए कि हम लोग इस बिहार को, जिसको सब लोग बीमारू राज्य बोलते हैं, इसको हम लोग आने वाले वर्षों में इस देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएं। यही हम लोगों का प्रण है। सबसे पहले जो इस बात की शुरुआत मैं ये करना चाहूँगा, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और प्रदेश जो हमारे बिहार प्रदेश में कोषाध्यक्ष के साथ में काम कर रहे हैं, तो हम ये आप जानना चाहेंगे कि राजनीति की स्थिति बिहार की क्या है और ख़ासकर जो चुनावी स्थिति अभी चल रही है और जो आपके आ गए हैं यहाँ पर अमित शाह जी का दौरा रहा मुजफ्फरपुर में, तो राजनीति की स्थिति क्या आपको लग रही है बिहार स्तर पर? देखिए, जो पूरा देश जो है आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम लोग के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश पूरे विश्व पटल पे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देश है और लोगों को बहुत सम्मान, सभी विदेशों में हम लोग भारतीयों को बहुत सम्मान मिल रहा है। और जैसा कि आने वाला लोकसभा 2024 है, उसके संदर्भ में पूरे देश के लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा प्रवास योजना के तहत हम लोग के देश के प्रधानमंत्री, हम लोग के देश के यशस्वी गृह मंत्री, अब और भी हमारे केंद्रीय नेता रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, सभी लोगों का लोक प्रवास योजना हो रहा है। उसी के तहत विगत 5 तारीख को तिरहुत क्षेत्र के मुजफ्फरपुर में, जहाँ पे हम लोग आज बैठे हैं, यहाँ पे आदरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में इस पूरे तिरहुत क्षेत्र से, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी की जनता, दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, वैशाली, सभी की जनता यहाँ पे अपने चहेते लोकप्रिय कर्मठ, जो आज के वर्तमान में हम लोग के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनको हनुमान कहा जाता है, राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उनके रैली में हम लोग जुटे थे और उन्होंने पूरे देश में जो आज जो चल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में जनता से उन्होंने साझा किया सारी जानकारियां। और हम लोग मजबूती से 2024 में नए संसद भवन में 400 से सीटों से जाके हम लोग इस बार जाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार लगातार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी, तो ये जो आपने कहा जिस तरह की राजनीतिक स्थिति है, आप तो ज़मीन से भी जुड़े हैं और लोगों के बीच रहते हैं, तो मैं एक छोटी सी बात ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रभाव दिख रहा है अब, चूँकि हम लोग भी महसूस करते हैं, तो इस प्रभाव को आप किस स्तर पर डिफाइन करेंगे कि लोगों के, समाज के उन तबके में जहाँ पर अभी विकास का वो जो स्थिति है वो बेहतर होने को लेकर संभावनाएं बनी, उसको लेकर जनता क्या कहती है आपके बीच? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 9 वर्षों से जो हम लोग का जो नारा है 9 साल बेमिसाल, उसके तहत हम लोग पूरे बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में हर मंडल स्तर पे, शक्ति केंद्र स्तर पे और गांव स्तर पे हम लोग समाज के सभी वर्गों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। और हम लोग वहां पे जाके देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए लगातार जो कार्यक्रम है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, किसान सम्मान निधि हो गई, वृद्धा पेंशन हो गया, दिव्यांग पेंशन हो गया और अभी 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान योजना, जो सभी लोगों के घर घर तक जाने का कार्य हो रहा है। और ये लगातार हम लोग जो इस कोरोना काल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों को जो राशन देने का कार्य किया है, ये सभी योजनाओं के तहत, उसके बाद उज्ज्वला योजना हो गई, शौचालय नहीं था, महिलाओं को इज्जत घर देने का काम किया है, गैस सिलेंडर देने का काम किया है, बिजली देने का काम किया, ऐसे अनगिनत योजनाएं हैं जिससे हमारे समाज के हर वर्ग के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुरीद हो चुके हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, और जो हम लोगों ने उनका जो नारा है आत्मनिर्भर भारत का नारा, उसके तहत जो हम लोग पूरे देश के हर राज्य में, लगभग हर जिलों में हम लोग जो उद्योग लगा रहे हैं, उससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ गई है और हम लोग
सबको पछाड़ के हम लोग अभी 5वें नंबर पे चले आए हैं अर्थव्यवस्था में पूरे विश्व में। और आने वाले समय में उनका जो नारा है 2047 का नारा, उसमें हम लोग देश में नहीं, देश के साथ साथ पूरे विश्व में हम लोग नंबर 1 आर्थिक स्थिति में हमारा देश हो जाएगा। तो ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और हम लोग मजबूती से पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जी, तो दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से अपनी बात ये रख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हम इस जो बातों का जो सिलसिला जारी है ना, हम आगे और बहुत कुछ जानकारी देने वाले, इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। और आप अपने कमेंट के रूप में हमें प्रश्न भी पूछिएगा, हम अगली बार जब इनसे मुलाकात होगी तो जवाब भी देंगे। इसलिए सवाल पूछिए, हम सब मिलकर बेहतर समाज बनाने याद रखिएगा। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उद्योग की बात आपने की, बिहार में अभी भी जो स्थिति है, पलायन की बात, जहाँ पर आप देखेंगे अभी छठ का माहौल चल रहा है और बाहर से लोग आ रहे हैं अपने घर को, और रोजगार के लिए बाहर गए थे, बड़ी परेशानी होती है, लॉकडाउन में भी देखा गया है। तो रोजगार को लेकर क्या संभावनाएं बन रही है आपकी नज़र में इस बिहार में? देखिए, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मैं सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड के कोरिया पिपरा पंचायत से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी उस समय मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, स्वर्गीय ठाकुर डॉक्टर राम इकबाल सिंह। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज सेवा में गुजार दी और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए मेरे पिताजी आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर शीतल किशोर सिंह जी यहीं रामेश्वर सिंह कॉलेज के HOD से रिटायर किए मैथ्स के। तो मेरी माँ MSKB कॉलेज में हेड लाइब्रेरियन से रिटायर की। उनके दिए गए संस्कार और आदर्शों के ऊपर चलते हुए हम लोग भी इस राज्य को उस समय छोड़ना पड़ा 90s में, जब उस समय जंगल राज था यहाँ पे और कोई उद्योग और रोजगार की आशा नहीं थी। ऐसे में हम लोग इस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्यों में जाके गए, पढ़ाई लिखाई किया और नौकरी की। मैं भारतीय सेना में अल्प अवधि तक वहाँ पे कार्यरत था और बाहर आने के बाद फिर एक स्ट्रगल थी, क्योंकि बिहार में कुछ था नहीं। 2010 से मैं इस इथेनॉल के क्षेत्र से जुड़ा और पिछले लगातार 13 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। हम लोग का जब यहाँ पे 2019 में जब सरकार आई जदयू के साथ, तो हम लोग के जो उस समय उद्योग मंत्री थे आदरणीय शहनवाज हुसैन जी, उनका एक विज़न था। वो सबसे कम युवा के केंद्रीय मंत्री थे और उनका एक राष्ट्रीय स्तर पे अपना एक पहचान था। उस पहचान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको बड़ी उम्मीद से इस बिहार में उद्योग मंत्रालय का जिम्मा सौंपा, जिस उद्योग मंत्रालय को कोई नहीं जानता था। उन्होंने अपनी मेहनत से और देश में सभी उद्योगपतियों से बात करके, इन्वेस्टर से बात करके, उन्होंने इस उद्योग में इथेनॉल पॉलिसी लाई। और चूंकि इथेनॉल के क्षेत्र में हम लोग काम करते थे और मैं पार्टी का सिपाही भी था, कार्यकर्ता था, तो उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम करना चालू किया। इथेनॉल सबमिट कराए, इन्वेस्टर लोगों से बात करी, उनको जो भी टेक्निकल ज़रूरतें थी उनको हम लोगों ने सहायता प्रदान की। उन्होंने ज़मीन लिया और 2021 की जो ग्रीन एनर्जी पॉलिसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाया, उसके तहत देश का सबसे पहला इथेनॉल प्लांट यहीं मुजफ्फरपुर के मुरारपुर में बना, जो लगभग 1 साल में वो कार्य पूरा हो गया। आज हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में 2 प्लांट लगाए हैं, तीसरा प्लांट भी लग रहा है जो दूसरी कंपनी लगा रही है। गोपालगंज में लगाया हुआ हमारे कंपनी का प्लांट है, वैशाली में लगाया हुआ, हाजीपुर में हमारे कंपनी का प्लांट है, अभी मोकामा में काम चल रहा है, नौगछिया में काम चल रहा है और अभी हाल फिलहाल हमने लौरिया और सुगौली में, जहाँ पे कि पहली जो चीनी मिल थी जो सिर्फ 4 से 5 महीना गन्ने पे चलती है, जिसे मोलासिस से इथेनॉल बनाते हैं, तो हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी से उन चीनी मिलों में विस्तार करते हुए अनाज से इथेनॉल बनाने का कार्य चालू किया है, जिससे कि ये सारी चीनी मिलें जो है इथेनॉल पूरे 12 महीना प्रोड्यूस करेगी और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा और हजारों लाखों किसानों को 12 महीना उन लोगों को अपना फसल वहाँ पे देते आएगा, जिससे उनको उचित मूल्य मिलेगा और उनकी दशा दिशा सुधरेगी। तो ये हम लोगों का पूरा ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि पूरे, देखिए उनका कहना है कि किसी भी क्षेत्र और किसी भी राज्य या देश का विकास तभी होगा जब वहाँ उद्योग लगेंगे और उद्योग लगने से ही रोजगार का सृजन होगा। और ऐसे भी पूरे विश्व में हमारा देश सबसे युवा देश है, सबसे ज़्यादा संख्या हमारे देश में युवाओं की है। यह हमारी ताकत है और इसी ताकत को वो पटल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश में उद्योग लगा के हम लोग रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को दे रहे हैं और हमारा देश एक सशक्त
भारत के रूप में उभरता नज़र आ रहा है। और आने वाले दिनों में जैसे हम लोग बोलते हैं कि भारत भाग्य विधाता, उसी तरह ये दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व के लोग इस बात को बोलेंगे कि ये भारत ही है जो उनके देशों का भी भाग्य विधाता बनेगा। तो दर्शकों ने सुना कि किस तरह से बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी है। और मैं फिर बार बार कहना चाहूँगा, चूँकि आप जब तक रिप्लाई नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, हमें संतोष नहीं होता है कि हमने जो सवाल पूछे हैं या इन्होंने जवाब दिया वो कितना बेहतर है। चूँकि सारे हमारे दर्शक जो हैं वही आप ही इन चीज़ों को जज करते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंटों पर बड़ा ही ध्यान देते हुए अगली वीडियो में उसको हम अपडेट करने का प्रयास करते हैं। अब बात आपने की है इसमें राजनीतिक स्तर पर, जब पहले आप भारतीय जनता पार्टी की जब यहाँ सरकार में सहभागिता थी तब के विकास की बात आपने करी, और फिर अभी वर्तमान की बात आपने अभी नहीं की है, तो वर्तमान स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह से बिहार का विकास संभव हो सकेगा? देखिए, ये बड़े निराशापूर्ण है और बहुत खेद के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि जब हमारी सरकार यहाँ पे बिहार में बनी थी और जदयू हमारे सहयोगी थे, तो उस समय एक माहौल बना था कि बिहार को सब लोग देखते थे कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, यहाँ पे सब सिर्फ बिहार को मज़दूरों के सप्लायर के रूप में जानते थे कि यहाँ पे सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट को लाके बेच सकते हैं, ये बायर है ये लोग। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे उद्योग के क्षेत्र में काम हुआ, इथेनॉल के क्षेत्र में काम हुआ, टेक्सटाइल पॉलिसी आदरणीय शहनवाज जी ने लाया और जूट मिल लाया, बहुत विभिन्न छोटे छोटे और भी उद्योग यहाँ पे आए, तो एक उम्मीद की किरण सभी लोगों को में जगी थी और पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही थी। और जो बिहार के लोग हैं, जो प्रवासी बिहारी जिनको हम लोग बोलते हैं, जो दूसरे राज्यों में सफल उद्योगपति हैं, वो लोग वापस अपने राज्य के प्रति एक जिम्मेदारी समझ के वो लोग वापस यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण के साथ जिस तरीके से नीतीश जी ने ये निर्णय लिया और वो अलग हुए, और जो परिस्थितियां बनी है उसके बाद आप उठा के देख लीजिए कि कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। आज भी जो भी उद्योग पे काम चल रहा है, इथेनॉल के क्षेत्र में काम चल रहा है, वो पुराने ही जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो परमिशन दिए थे और शहनवाज हुसैन जी ने उस समय जो भी विकास किया था, जो नए परमिशन उस समय के जो परमिशन थे, उसी के ऊपर ही काम चल रहा है। नई सरकार को लगभग 1 से 1.5 साल हो गया है। चारों तरफ जंगल राज का फिर वही 1990 का दशक आ गया है। चारों तरफ लूटपाट, हत्याएं, बलात्कार चल रही है। और उद्योग की बात छोड़ दीजिए, एक छोटा सा दुकान भी नया कोई भी बाहरी आके नहीं खोला है। और हम लोग जहाँ पे भी अब बात कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं, जब भाजपा की सरकार आएगी और तभी हम लोग वापस फिर बिहार के तरफ जाएंगे। तो मैं सभी बिहार वासियों से, जो हमारे परिजन हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप खुद इस चीज़ का आत्मचिंतन कीजिए, आकलन कीजिए कि जब भाजपा की सरकार 2019 में आई थी और उस समय जो उद्योग के क्षेत्र में जो यहाँ पे काम हुआ था, और आज जब हम लोग सरकार में नहीं हैं और इंडिया अलायंस के जो ये जो जो घमंडिया गठबंधन के लोगों ने जो नया अलायंस तैयार किया है, उनके समय में, उनके आज जो समय है उस समय देखिए क्या चल रहा है, कहीं कुछ नहीं चल रहा है। आए दिन सब उठापटक चला है, लोग नाराज़ हो गए हैं, निराश हो गए हैं। लेकिन हम लोग अपने संकल्प के प्रति आज भी हम लोग लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि जो पुराने चालू किए हुए जो प्लांट है उन पे कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में जल्द ही 2024 तक हम लोग उनको पूरा कर लेंगे और 2025 में हम लोग जनता के बीच में इसी कार्यों को लेके जाएंगे और उनको बताएंगे कि अगर आपको अपने आने वाले भविष्य, अपने आने वाले बच्चों के लिए, जो आपके बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए अगर अच्छा करना है, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे इसी राज्य में आपके साथ रहें, उनको रोजगार मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, तो आप लोग इन सब बिंदुओं पे जरूर ध्यान दें, इन पहलुओं पे गौर करें और 2025 में बहुमत से भाजपा की सरकार लाएं और जिससे कि यहाँ पे राम राज की स्थापना हो सके और हम लोग डबल इंजन की सरकार केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और 2025 में यहाँ पे हमारे जो भी नेतृत्व होगा उस भाजपा के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। जी।
तो देखिए दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बातें बहुत ही काम की हो रही है। याद रखिएगा, ये माइलस्टोन क्रिएट हो रहा है। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि बहुत बेहतर तैयारी चल रही है और बहुत सारी बातें तो इस वीडियो में हम ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत देर पहले हम यहाँ पर आए थे और इनसे जो बातें हुई हैं हम उसको 1 बाय 1 आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे। हम आपको वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे कैसे विकास हो रहा है। जैसे आप इन्होंने कहा इथेनॉल का प्लांट है या उसकी जो वहाँ पर जो व्यवस्थाएं खड़ी की गई है, हम उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। इनके सहयोग से हम आशा रखते हैं कि आप भी हमें सहयोग करेंगे, हम चौपाल के दर्शकों को अवगत कराएंगे। लेकिन देखिए बात ऐसी है ना कि बिहार की, जब मैं राजनीति में मैं आपसे से जानना चाहूँगा कि बिहार की राजनीति में जो समीकरण होते हैं, जातीय समीकरण, उसका भी बड़ा महत्व रहा है और इसको नकारा नहीं जा सकता है। विकास को लेकर के भी लोग सोचते हैं और समीकरण का भी प्रभाव रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी समीकरण को दुरुस्त करने या उसको जोड़ने में क्या कुछ प्रक्रियाएं अपना रही है, वो भी दर्शकों को बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार पिछले 9 साल से पूरे देश में विकास का कार्य करती है और हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास में हम लोग यकीन रखते हैं। इसी मूल मंत्र के साथ हम लोग पूरे देश में समाज के सभी वर्गों तक हम लोग जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो कार्य हो रहे हैं देश में, उस चीज़ों को लेके जा रहे हैं और जनता अब इन सब बातों को समझने लगी है। ठीक है, आपका कहना है कि जातीय समीकरण जरूरी है, लेकिन जातीय समीकरण के साथ साथ यहाँ के स्थानिक लोगों ने भी इन जातीय समीकरण के कारण जो पिछले लगातार 33 साल से लालू जी और नीतीश जी के जो जातीय जो इन्होंने सबको जो उसमें उलझा रखा है, उसके कारण जो बिहार हमारा पिछड़ गया है, उस चीज़ को तोड़ना होगा। उसके लिए हम सभी बिहारवासियों को, हमारे सभी परिवारजनों को इस चीज़ों को समझना होगा कि हम लोगों को आने वाले समय में विकास की राजनीति करनी है और विकास की राजनीति से ही हम लोग इस राज्य का विकास कर सकते हैं। उसके लिए हमको रोजगार चाहिए और रोजगार उद्योग लगाने से होगा, अच्छी शिक्षा देने से होगा, अच्छा स्वास्थ्य देने से होगा। तो जनता भी अब ये चीज़ों को समझ रही है और 2024 में यहाँ के 40 की 40 सीटें यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही इस देश का अगला वापस में प्रधानमंत्री देखना चाहती है और 2025 में भी यहाँ पे भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनेगी। जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा इस मामले में, चूँकि जो मैंने जातीय संगठन और जो बातें की है, समीकरण की बातें की, अभी जैसे गोवर्धन पूजा संपन्न हुआ और उसमें जिस तरह की राजनीति की गई, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जो भी राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी पर इस बारे में चर्चा हुई, उन्होंने कार्यक्रम किया था। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव भी कुछ दिख रहा है कि आपके नज़र में क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? उनके ऊपर भी बातें हो रही है और ये भी अपने कार्यक्रम अपने स्तर पर अपने लोगों को जोड़ने, संगठन बनाने पर, जो संगठन के स्तर पर काम कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ बिहार की जनता अब सब कुछ जान गई है और आप जिनकी बात कर रहे हैं, यदुवंशी समाज जो कृष्ण के वंशज हैं, उन लोगों को लालू जी ने ठगने का काम किया है लगातार। और आप लोगों को मालूम होगा कि जब लालू जी भी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय भाजपा के 39 विधायकों ने ही उनको हल्दी लगाने का काम किया था और उसके बाद लगातार उन्होंने यादवों को ठगने का काम किया। जब वो चारा घोटाला में अंदर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी अनपढ़ जो उनकी धर्मपत्नी है आदरणीय राबड़ी देवी जी को, आदरणीय इसलिए चूँकि वो माँ समान है, बड़ी हैं, लेकिन उन्होंने बिहार की जनता के साथ धोखा करते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया। उस समय अगर वो बनाना ही था तो किसी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को उन्हीं के यादव समाज से देते। जब आगे बढ़े तो उन्होंने जब राज्यसभा भेजा तो अपनी बेटी को भेजा। जब उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उन्होंने अपने 9वीं फेल बेटे को दिया। फिर जब मंत्री बनाने के बात आई तो उन्होंने तेज प्रताप को दिया, जिसके जो क्रियाकलाप है वो सभी से जग जाहिर है। तो लालू जी कभी यादवों के भलाई के लिए काम ही नहीं किए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ही आरक्षण दिया है। तो ये यादव समाज जो है, जो कृष्ण के वंशज है, वो भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देख लीजिए, इसी भाजपा ने हमारे 3 जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो यादव समाज से रहे हैं और हम लोग के जो केंद्रीय मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी हैं वो यादव समाज से आते हैं। इससे पहले जो केंद्रीय मंत्री थे रामकृपाल जी यादव समाज से आते हैं। हमारे जो अभी सांसद है अशोक यादव जी, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी और दर्जनों एमएलए हैं। और मैं जिस जगह से, जो मेरा प्रखंड है परिहार, वहाँ से भी हम लोग की जो आदरणीय विधायिका हैं
श्रीमती गायत्री देवी जी, वो यादव समाज से हैं और लगातार पिछले 3 टाइम से वो विधायक हैं और उनसे पहले उनके पति भी विधायक रहे हैं आदरणीय राम नरेश जी, जो बड़े भाई हैं हमारे। तो इस भारतीय जनता पार्टी ने यादवों को हमेशा से मान सम्मान दिया है और ये यादव समाज को भी अभी रियलाइज़ हो रहा है। तो उस दिन 14 तारीख को हजारों की संख्या में पूरा बापू सभागार जितना अंदर भरा था उससे बाहर ही पूरा डाक बंगला चौराहे से लेके पूरा मौर्या लोग का पूरा वो क्षेत्र में 1 इंच पैर रखने की जगह नहीं थी। और जो यूथ है वो अब समझ गए हैं कि ये उनके प्रपंचों में नहीं आने वाले हैं और ये लोग कभी भी लालटेन का युग कब का ख़त्म हो गया है और हमारा देश सब चांद पे चला गया है। हम लोग राफेल की बात करते हैं, हम लोग उद्योग की बात करते हैं, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। तो अब ये लालटेन के युग में ये सब संभव नहीं है, ये पुरानी बात है और आने वाले समय में इसका परिणाम आप देखिएगा। 2025 में यही यादव समाज हम लोग को पूरी मजबूती से भाजपा के साथ खड़ा दिखेगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो समीकरण जिसको लेकर अभी सरकारें बनती है यहाँ पर, उस समीकरण में भी सेंध लगाई है पहले और काम करके लगाया है और अब जो हवा हवाई है वो नहीं चलेगी और इसको लेकर आप लोग आश्वस्त हैं? जी, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो भी योजना भेजते हैं तो योजना कोई जात और पात देख के नहीं आती है, उसका जो लाभ है समाज के सभी व्यक्ति के पास, समाज के हर घर में, हर तबके में, हर जात में, हर धर्म में जा रहा है। तो उन लोगों को भी रियलाइज हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश की विकास की बात करते हैं, किसी एक जात, एक धर्म और एक तबके की बात नहीं करते हैं। और जहाँ पे लालू जी ने हमेशा से देश को तोड़ने की बात की है, समाज में लड़ाने की बात की है, अगरों को पिछड़े से लड़ाना, पिछड़ों को पिछड़े से लड़ाना, तो ये राजनीति अब नहीं चलेगी, अब सिर्फ विकास की राजनीति होगी। जी, तो देखिए मैं दर्शकों को ये भी फिर से कहना चाहूँगा कि जो बातों को आपने सुना है कमेंट करिएगा और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अभी जो राजनीतिक स्थिति है और ख़ासकर जो देखा गया है संसद जो हमारे जो विधानसभा में जिस तरह की बातें उखड़ कर आई, मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का कमेंट किया और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के जो नेता हैं आपके जो मांझी जी, उनको जिस तरह से जो किया गया है, इसको लेकर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, नीतीश जी भी अपने भाई के ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं, लालू जी के नक्शे कदम पे। उन्होंने भी लगातार लव कुश की राजनीति करके कुशवाहा समाज को ठगने का काम किया, दलितों को ठगने का काम किया, पिछड़ों को ठगने का काम किया, जिसका उदाहरण आपने देखा होगा। और ये आज उनके उस क्षणक की, उस दिन की उनके व्यक्तित्व नहीं था, वक्तव्य नहीं था, उनका एक जो उनके सीने में दबा हुआ जो एक आप बोल सकते हैं कि एक जो शिकायत थी या जो उनके मन में एक आप बोल सकते हैं कि दलितों के प्रति जो हीन भावना के वो शिकार से ग्रसित थे, उसका उस दिन पूरे बिहार की जनता ने, पूरे देश की जनता ने देखा कि हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मांझी जी को जिस तरीके से उन्होंने रेतों का इस्तेमाल किया, वृद्ध व्यक्ति, ऐसे सम्मानीय व्यक्ति जो मुसहर समाज से आके और इतना समाज में काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इतने विनम्र स्वभाव के आदमी हैं, उनको किस तरीके से नीतीश जी ने उनको बेइज्जत किया, ये तो पूरा दलित समाज देख रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी उम्र भी हो गई है, उनको एक अच्छे चिकित्सक की ज़रूरत है, एक अच्छे अस्पताल में उनको जाके अपना इलाज कराना चाहिए। और बिहार की जनता को अब बदलाव की ज़रूरत है और हम लोगों ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है कि 2025 में भाजपा के नेतृत्व में और हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बनेगी और जहां पे हम लोग राम राज की स्थापना करेंगे और डबल इंजन की सरकार, यहाँ पे विकास की बात करेंगे हम लोग। जी, अगर आप व्यक्तिगत बात की जाए तो आपने भी बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने का जो प्रयास किया है सामाजिक स्तर पर, तो अगर आपको भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो आपकी क्या तैयारी है इस चुनाव को लेकर आने वाले समय? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी में हमारे जैसे करोड़ों सिपाही इस राष्ट्रवाद से प्रभावित होके इस राज्य में नहीं पूरे देश में लगातार 24 घंटे और 365 दिन कार्य कर रहे हैं। और अभी
हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में मुझे 100 कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है और समय समय पे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे मिलते रहती है। तो हम लोग पार्टी का कार्य संगठन को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं और सभी क्षेत्रों में, चाहे वो मेरा गृह जिला सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, सभी क्षेत्रों में बूथ स्तर पे हम लोग जाके विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी पार्टी जो भी दायित्व देगी उसको एक भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पे हम लोग उस चीज़ को लड़ेंगे। और हम लोग का लक्ष्य एक ही है कि 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश का तीसरी बार 400 सीटों से जिता के हम लोग को केंद्र में भेजना है और 2025 में बिहार के विकास के लिए यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनाना है और यहाँ पे राम राज्य की स्थापना करना है। तो दर्शकों ने सुना, हमने उन सारे प्रश्नों को आपके बीच लाने का प्रयास किया है जो एक कॉमन बातें हैं जो आप इनसे अपेक्षा रखते हैं। और आगे अगर और कोई बात ऐसी है जो आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। हम आने वाले समय में आपके कमेंट का जवाब इनसे लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम आपसे ये भी कहेंगे कि इनकी जो व्यक्तिगत विचार जो इन्होंने अपनी बातें रखी है ये तमाम दर्शकों के लिए समझने का एक जरिया है। आप इसे सोचें, समझें और व्यक्तिगत तौर पर आगे समाज, देश और राज्य के विकास में अपने किस तरह से आप सहयोग करते हैं उसका रास्ता आप स्वयं तय करें, ये हम आपसे जरूर आग्रह करेंगे। आखिरी में आप बिहार की जनता और तमाम देश स्तर पर जो आपको लोग प्यार करते हैं, सुनते हैं, उन्हें क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए कि अभी 14 तारीख को जो यदुवंशियों का बड़ा समागम हुआ था, वहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत ही क्लियर तौर पे बोला है सबको, पूरे बिहार वासियों को, कि कृष्णवंशी और रघुवंशी दोनों मिलकर के इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और पूरे बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि ये दुशासन रूपी, ये कंस रूपी, ये जो रावण रूपी जो ये इंडिया गठबंधन की जो अलायंस है, इसको हम लोग 2024 में इसका तहस नहस कर देंगे और मजबूती से केंद्र में सरकार बनेगी। और आने वाले समय में 2025 में ये बिहार के विकास के लिए हम लोग यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। और ये संकल्प हम सभी करोड़ों लोगों ने लिया है और बिहार के सभी परिवारजनों ने लिया है कि आने वाले समय में इस बिहार को हम लोग देश का नंबर 1 समृद्ध राज्य बनाएंगे, जहाँ पे दूसरे राज्यों के लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं और हमारे बिहार के लोग दूसरे राज्य में नहीं, अपने राज्य में बहुत ही इज्जत से यहाँ पे कार्य करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। और यही एक हम लोग का संकल्प है। अब बात सरकार बनाने की नहीं है, अब बात है कि इस राज्य को, इस देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। उसके लिए हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता संकल्पित हैं। तो आपको हमारे चौपाल के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में आप समाज की बेहतरी के लिए अपने स्तर पर बहुत ही बेहतर कुछ करेंगे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने हमें सुना। हम आपसे आग्रह करेंगे इस वीडियो को शेयर करिए कि इन बातों में जो बेहतरी है वो बेहतर लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ यदि आज तक चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं हैं समाज से प्राप्त कर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारे बिहार का विकास हो सके, हमारे देश का विकास हो सके और अच्छी अच्छी जो जानकारी है लोगों के बीच प्रसारित हो सके। यह इसकी बातें थी। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।